जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और साजिद तारड़ साहब। डॉक्टर साहब और तारड़ साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। My बहुत बहुत pleasure. शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ताड़ साहब को ले आते हैं तो और भी रौनक हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर और थ्री वी आर थ्री जेन्युइन पंजाबीज। क्यों जी, साड़ी इसी धरती ते बंदे हैं, क्यों जी। हाँ, बिल्कुल। आज सर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो बात करनी है ओवर पॉपुलेशन एंड जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में हुई हुई है। मैं वेरी देख रहा था कि यूएन की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसमें वो कह रहे थे कि 2019 में ये आए थे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 262 मिलियन जो है वो प्रोजेक्ट की गई है 2030 तक। और कहा जा रहा है कि 2050 तक हम जो है वो तकरीबन 2100 तक हम 400 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आता है कि मुसलमान अगर ज्यादा होंगे तो वो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड को ओवरटेक कर लेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी जो उम्मत है और जो अपनी जो मुसलमानों की तादाद बढ़ाएंगे तो वो गलबा कर जाएंगे दूसरों के ऊपर, काफरों के ऊपर। जो सो डू यू थिंक दिस इज अ बड़ा रिडिकुलस किस्म का आइडिया है? सिंगापुर हो, बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तरक्की की है, तो ये हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे? और पाकिस्तान की आबादी भी देखें, कहा जा रहा है कि आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। सो सर, पहले डॉक्टर इश्तियाक साहब और फिर साजिद तारड़ साहब से भी इस पे बात करनी है सर। जी डॉक्टर साहब। देखें, एक सोच में फैलसी यानी जो खराबी होती है ना, उसको एग्जाम्पल के साथ आप देखें। मसलन आप, मैं, साजिद ताड़ड़ साहब हर दफा क्या स्यापा करते हैं कि पाकिस्तान में इतनी लूट मार हो रही है, लोगों का बुरा हाल है। अगर मेजॉरिटी गरीबों की वाकई इस काबिल होती कि वो एक करप्ट छोटी सी माइनॉरिटी को ओवरथ्रो करके और पावर में आ जाए और दुनिया बदल जाए, तो इसी स्केल पे फिर सारी दुनिया के अंदर सिर्फ मेजॉरिटी में होना काफ़ी होता दुनिया को अपना कंट्रोल करने का। इंग्लैंड वॉज अ स्मॉल आइलैंड, उसने सारी दुनिया को डोमिनेट किया है विथ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। सारे हिंदुस्तान को 55,000 ब्रिटिश वाइट सोल्जर्स और 1100 डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने पूरे इंडिया को कमांड किया है। तो ये फैलसीज हैं कि अगर हमारे नंबर ज़्यादा होंगे तो हम दुनिया में छा जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नंबर की गेम जो है वो रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करती है। क्या हमने कोई इंडस्ट्री भी साथ साथ लगाई है, वेपन इंडस्ट्री इतनी मजबूत हो जाए कि वो अमेरिकन चाइनीज टेक्नोलॉजी से आगे निकल जाएं और हमारे ऐसे दुनिया में प्रोडक्ट हों कि बाकी मार्केटें बिल्कुल उनके सामने। अगर सिर्फ पॉपुलेशन की बुनियाद पे ये सारी दुनिया पे वो क्या कहते हैं छा जाने की सोच रहे हैं, तो बेवकूफ़ों की लिस्ट में इन सब लोगों को आप ऐड कर दें। क्योंकि ये कहीं नहीं हुआ कि सिंपली बाय नंबर्स यू कैन टेक ओवर अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जब रिएक्शन होता है ना, और वो अब होना शुरू हो गया है सारे यूरोप में। तारड़ साहब अमेरिका का बेहतर बता सकेंगे, पर वेस्टर्न यूरोप में एवरी फोर्थ फिफ्थ पर्सन इज नाउ वोटिंग अगेंस्ट इमिग्रेशन पार्टीज। तो वो इसको रोक भी लेंगे। हाँ जी, कोई अपनी सोसाइटी को इनवाइट नहीं करता कि आप आके ट्रोजन हॉर्स की तरह आ जाएं। एक तो आप जब आए तो हर किस्म का झूठ बोलें कि हाय पाकिस्तान पे इतना जुल्म हो रहा है, हमें कभी कोई फिरके का नाम ले लें, कभी कुछ ले लें, झूठ झूठ बुनियाद पे यहाँ पे लोगों ने असाइलम लिए हैं। हाँ जी, यानी उनके ऊपर तरस करके लोगों को चांस दिया गया है। अब ये सोचते हैं कि हम यहाँ आने वाले वक्त में बाय शेयर नंबर्स डोमिनेट कर देंगे। इससे ज़्यादा नॉनसेंस वे ऑफ थिंकिंग और कोई नहीं हो सकता। अमेरिका के अंदर जो उनकी रूलिंग क्लास है, हालांकि डेमोक्रेसी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन वहां पे भी अभी तक जो गरीब लोग हैं, क्या वो वाकई अपने नंबर्स की वजह से सोसाइटीज पे छा जाते हैं? नो, यू हैव टू हैव द स्किल्स टू रूल। आपको पूरी एक ब्यूरोक्रेसी होती है स्टेट की, उसकी आर्मी होती है, वो सब डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। इस किस्म के
हमले को रोकने के लिए। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स थ्योरी है ना कि हम क्योंकि यूरोप में आ गए हैं और अगले 100 साल में, मैंने जिम खाना में लाहौर में एक अपने क्लास फेलो से सुना कि इश्तियाक तेनू नहीं पता असी अगले पता नहीं 20 साल दे सारे अपना यूरोप पे छा जाना है ते असी वी आर गोइंग टू टेक ओवर यूरोप। इस किस्म की ये वो लोग हैं जो आप अक्सर देखेंगे कि ये बैटिंग करते हैं घोड़ों की रेसों पे, ये समझते हैं सोसाइटी बैटिंग से और इन चांसेस से बनती है। ये सब नॉनसेंस लोग हैं। इनकी कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। सो आई डोंट सी कि मुसलमानों का नंबर जो है वो इतना कोई बहुत डिसाइसिव हो जाएगा कि वो बाकी दुनिया की साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज को ख़त्म करके तो ये छा जाएंगे। हमाकतों की और जाहिलों की मेजॉरिटी कभी एक सोसाइटी पे नहीं छा सकी। अगर छाई भी है तो सोसाइटी का सत्यानाश हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम 161 नंबर पे आते हैं आउट ऑफ 192 कंट्रीज, और हमारी हाफ जो पॉपुलेशन से आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन नहीं है। तो तारड़ साहब, असल में तो लड़ना तो अंदर चाहिए हमें, और हमारे जो लीडर है वो कहते हैं हमें अमेरिका से खतरा है, हमें फलाने जगह से खतरा है। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो पॉपुलेशन क्राइसिस है सर, ओवर पॉपुलेशन ये जो है, या मैसिव अर्बनाइजेशन, आप इसको कैसे देखते हैं सर? Chima Sahib, the second biggest religion on the planet, ऑटोमन एम्पायर के बाद, और सऊदी अरेबिया से एक नेचुरल प्रोडक्ट निकलना जिसमें मेरा मकसद है लोगों का कोई कमाल नहीं, बल्कि उस तेल ने निकल के इनकी और फंडामेंटल्स इनके खराब किए, इस्लाम को भी खराब। बहुत खूब बात है। इन दो, उसके बाद आपकी दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन है तो प्लीज मुझे बताएं, मुझे नजर नहीं आ रही। अगर पॉपुलेशन है द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, मेरा आप सो रहे हैं, आप ड्रंक हैं, आप नशे में हैं, आपकी क्या पोजीशन है दुनिया में? कोई आपकी कोई इन्वेंशन, कोई इनोवेशन, कोई नोबिलिटी, नोबल पीस प्राइज मुझे बताएं ना। मैं चाहता हूं मेरे साथ आर्गू किया जाए। आपकी नहीं सर, देखिए 60 वो कहते हैं कि ये सारे उनकी कोई जरूरत नहीं है, ना नोबेल प्राइज की, ना कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की, ना कोई इन्वेंशंस की। ਅਸੀਂ बेबी प्रोड्यूस करके दुनिया छा जाएंगे। ऐसे तो ਤੁਸੀਂ मैं वो तो बेबी प्रोड्यूस हो रहे ने, देखो मैं तो मजे की गल से, लोड शेडिंग हो जाए तो बच्चे ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाते। वही ना, कोविड हो गया बच्चे पैदा, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही और कोई नहीं है इस तो अलावा। बिल्कुल सही है। दे यूज दिस थिंग, बेबी प्रोड्यूसिंग थिंग, एज एन एंटरटेनमेंट। इंडिया की कोई अच्छी फिल्म आ जाए तो मेरा मतलब तब तो जो वो देखें उसको। अब लोड शेडिंग में क्या करें, वो कोविड में घरों में बैठे क्या करें, बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैं अब उसमें बताना ये चाह रहा हूं कि अभी मैं रिसेंटली मैं सारा देख रहा था कि वेयर वी स्टैंड एट। चिमा साहब, 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 380 मिलियन हो जाएगी। अब उसमें मैं बताना ये चाहता था आपको कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा जो है उनका रेट ऑफ लिटरेसी 68% है, क्रिश्चियनिटी में 85% है रेट ऑफ लिटरेसी। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि दर हकीकत हमारा मसला मसाइल क्या है, आज हम क्या खड़े कहां खड़े। देखें कि आपको आज भी जरूरत है, आप नया पाकिस्तान बनाने की बजाय आपको पता चल गया है कि टीएलपी के वोट पे बैंक करना है, आप फौरन आपने अमर बिल मारूफ इंट्रोड्यूस करा दिया। आज भी आपके बाजवा साहब के ऊपर मजहबी ब्लेम है कि मरज़ई है। आज भी आसम मुनीर के ऊपर किस तरह काउंटर किया जा रहा है, इसकी बीवी शिया है। ये आपकी ज़हनी पस्तियों के हालात है। मैं इससे भी आगे चलना चाहता हूं पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन के लिए मुल्ला क्या कहता है कि हर बच्चा पैदा होता है रिज़्क साथ लेके आता है। देखे ना, कहते हर बच्चा पैदा हो रहा है रिज़्क साथ लेके आ रहा है, करो पैदा तुम 14-14 बच्चे, फिर मदरसे छड़ देंगे मौलवियां आगे। वो उनको रेडिकल करता है, वो उनको सुइसाइड बॉम्बर बना के बेचता है, कारोबार करता है उस पर। चीमा साहब हाँ, एक बात मैं करना चाहूंगा, ये मतलब आई थिंक वी आर अग्रीड बेसिकली कि क्या क्या। देखिए, स्टेट का जो रोल है वो ये भी है कि वो सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट भी करे। तो अयूब खान के दौर में मुझे याद है, आप लोग मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में, पूरी हर जगह पे फैमिली प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट होता था और उलमा से भी इन्होंने फतवे ले लिए थे, बल्कि मौलवी जो हैं वो काम करते थे उन दफ्तरों में।
आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। तो एक पाकिस्तान के हेड स्टार्ट में इस किस्म की पॉलिसीज भी आई, लेकिन बाद में जब ये रेडिकल इस्लाम का सिलसिला हुआ है तो हर इस चीज़ को जिसमें मेहनत करनी पड़े, औरतों को एजुकेट करना पड़े, एम्पावर करना पड़े। देखें, बच्चों वाली फैक्ट्री तब बंद होगी जब लड़कियां जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट करियर रख सकेंगी, दो दो इनकम्स घर में आएंगी, और उसके बाद लड़की जो है निगोशिएट कर सकती है कि यार हर रात सोए मेरे साथ ये हरकत करने के, लेट्स सिट एंड टॉक, रीड अ बुक ऑफ पोएट्री, कोई चलो सैर के साथ चलें या कुछ चलें, वहां पे वाकई जैसे ताड़ साहब बता रहे हैं, और कोई प्लेयर या थ्रिल है ही नहीं स्वाए ये जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसके अंदर स्टेट की जो है ना कोताहियां, यानी उसकी ओमिशंस भी बहुत बड़ा रोल है। इनको चाहिए इस सारी चीज को कन्फ्रंट करना हेड ऑन बाय सेइंग कि हमें एजुकेटेड, देखिए ईरान भी इस्लामिक मुल्क है लेकिन वहां पे उन्होंने फैमिली प्लानिंग का सिस्टम ठीक ठाक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये क्या, हमारा मुल्क असल में कुछ भी तो नहीं है, ना ये इस्लामिक है ना ये डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे शुरू से एक मॉब कल्चर को पनपने दिया गया और जब जरूर तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये रेडिकलिज्म, बच्चों को पैदा करना, वो सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं यार। इसके अलावा ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारा पासपोर्ट सुने जो लिस्ट बनती है चौथे नंबर पे है बॉटम में, और 161 वाला आप बता रहे हैं वो इंडेक्स के अंदर है। तो वेयर आर वी? और हम जी दुनिया को अपने बेबीज के जरिए सोच रहे हैं कि हम ओवरटेक कर लेंगे। ये सारे लोग बुनियादी तौर पे दे आर विदाउट ए वर्ल्ड व्यू जिसमें इनको कोई अकल से इनको बात करनी पड़े, तो वो बिल्कुल एक सही, दूसरे को आउटबिड कर देते हैं बाय गोइंग ओवरबोर्ड। बिल्कुल हाँ, ये ऐसे होता बिल्कुल। है। तार साहब आप बात बिल्कुल, कंप्लीट करें। मैं बात कंप्लीट। बात ये कहना चाह रहा था कि खासकर अफसोस वाली बात ये है कि फिर बच्चे पैदा कर देते हैं, कुछ को मदरसों में छोड़ आते हैं, कुछ आपको पता होगा, याद होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर कैमल जाकी बनाया जाता था, बेचे जाते थे बच्चे तो 8-8 10-10 साल के, उनको वो ऊंटों के ऊपर बांध के वो हमारे जो तेल वाले भाई हैं वो भगाते थे। वो बंद हुआ है। अब दूसरा सिलसिला क्या है, 14-14 साल के बच्चे पाकिस्तान से पैदल चल के पहुंच रहे हैं इटली और ग्रीस में। ये पॉपुलेशन, दिस इज व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट। फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि यही जो पैदल चल के बच्चे वहां पहुंचे हैं, अब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, डॉलर भेजें, यूरो भेजें। दर हकीकत बात यह है कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम यही है। खासकर अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड का कहें तो मेरा जो क्वेश्चन था, मैंने उसको काउंटर ये कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा मोर देन 1.5 बिलियन मुसलमान, उनकी दुनिया के वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन क्या है, मुझे ये बता दें। पिछले 100-150 साल से तेल तो कुदरती तौर पे निकला है, कौन से अरबियों ने घर में बनाया तेल? तो या तो पता है ना, वो तो पानी नहीं साफ कर सकते आप अपना। हाँ, वो देखो 4-4 जनानियां रखी ने, वो तो बैंक च रख देन 4-4, फिर पिछे इतने साडे पठान भरा 3-3 सुहरम च रखते सन। पता नहीं इन लोगों के सिवाय इस चीज के और कोई, सिवाय बच्चों के पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं। दुनिया में कोई आइडियोलॉजी, कोई साइंटिफिक अचीवमेंट, कोई प्रोडक्शन, कोई हम्बलनेस, कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है कंट्रीब्यूशन का ओरिजिनली इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर सोचा जाए। देखें, यहां मैं जहां बैठा हूं इस वक्त, चीमा साहब मैं मिसाल देना चाहूंगा, जॉन हॉपकिंस के पास बैठा हूं, वर्ल्ड रिनाउंस हॉस्पिटल सेंटर। यहां पे हमारे दुबई के शेख भाइयों ने आके बना दिए, वहां विंग बना के अपने नाम रख दिए, वहां पीछे अस्पताल को नहीं बनाया। कोई ढंग की यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट में बता दें, कोई आप पाकिस्तान का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो। मैंने आपको कई दफा अर्ज किया कि मैंने यहां आपके पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे देखता हूं, वो एक लेटर नहीं इंग्लिश में लिख सकते, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा उसमें बात यह है कि जिस तरह आपने जमे गफीर पैदा करना है, मैं इजराइल को देख लें, क्वालिटी ऑफ पीपल, दे आर सराउंडेड बाय अरब्स, सराउंडेड बाय अरब्स। अंदर मस्जिदों में घुस घुस के जूते आपको मार रहे हैं, चंद लोग हैं। आप पावर भी है, तेल भी है, पैसा भी है, पॉपुलेशन भी है, लेकिन वो क्या फायदा उन लोगों का?
क्या लोग वो खोतियां था कि तुम जुलूस कटे मेरे को तो कोई, और डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं आप। मजे की बात है, मैं काउंटर इसलिए करूंगा आपको कि आपके लोग जाहिल होंगे, पढ़ होंगे, खोते डंगर मारका होंगे, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भागेंगे। तरक्की किधर से होनी? पिछले 100 साल में कोई बता दें कुछ फलां चीज जी पाकिस्तान में इन्वेंट हुई थी, बता दें आप एटम बम का रोज शोर डालते हैं, वो उसकी भी अगले दिन किसी ने कहा कि किट सारी चाइना से आई थी। वो कहते पता नहीं थोड़े को है भी, बिकॉज यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर टू बिगिन विद। अगर आपके पास वाकई यू आर एटॉमिक पावर बट यू डोंट बिहेव लाइक इट। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਦਾ ਲੰਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ कंप्लीट कर ले बात। हाँ। मैं वो ये कह रहा था कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पहले इतनी जो पॉपुलेशन है, पहले तो मैं कहता हूं उसके मुझे बता दें कि दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनका इस वक्त दुनिया में उनका मुकाम क्या है इस वक्त। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि उनका क्या मुकाम है, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव इन ऑन द प्लेनेट। तो वो तो अगर वो अब तक जो जितने लोग हैं अगर उनका कुछ है तो फिर तुसी बेशक जरब दो जी, बेशक तुसी एक साल से दो बच्चे पैदा करो, कोई हर्ज नहीं। वो डॉक्टर साहब मैं ऐड करता चलो तारड़ से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जहां मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, तो मैं घर से बाहर निकला तो मेन मरकज में गया तो वहां पे एक बोर्ड लिखा हुआ था, आज से 2-3 साल पहले की बात है। उन्होंने एक मस्जिद के बाहर, डॉक्टर इश्तियाक साहब ये मैं आपकी तरफ फ्लोट कर रहा हूँ और फिर इससे आगे आप जो बात करें, लिखा ये हुआ था आफिया सदीकी जो अमेरिका में वो कैद है। तो अब देखें वो स्टेटमेंट देखें जरा क्या थी। उन्होंने कहा 1 अरब मुसलमान भाइयों की बहन अमेरिका में कैद है। अब वो खातून जो कि इन्वॉल्व थी दहशतगर्दी के या करना चाहती थी, वो उस अमेरिकी बेस के पास पाई गई। तुम अमेरिका में न्यूरो सर्जन हो, तुम किधर अफगानिस्तान के वो मिलिट्री बेसिस के इर्द गिर्द घूम रही हो। तो पाकिस्तान की सारी सरकार आज तक कोशिशें कर चुकी सिविल मिलिट्री, लेकिन उसको वापस नहीं ला चुकी। उसका पता नहीं कौन सा क्राइम है, क्या क्या उसने किया, लेकिन यहाँ पे सारे कह रहे हैं जी मुसलमानों की बहन। अब मुसलमानों की बहन थे जरा ना हमले करन ते डई होवे, दहशतगर्दां ने सुसाइड जैक्टा पा के उसका ना एक मैं छोटा सा आपको क्लैरिफाई यहाँ करता चलूं, क्योंकि आई वाज वेरी क्लोज टू द लास्ट जो थी एडमिनिस्ट्रेशन, और उस दौर में मैं मजे की बात है कि कुछ लोगों ने उस पर आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बताया गया था कि इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू वर्क ऑन द आफिया सदीकी केस। और सबसे बड़ी ये मैं बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन आफिया सदीकी, बिल्कुल पीरियड। और उसको आप जिदी भैन बना लो, मां बना लो, की फर्क पैंदा है, उसका डजंट मैटर। पर लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन कि उसका केस को देखा जाए, आइदर शी इज गिल्टी नॉट गिल्टी, दैट इज अनदर क्वेश्चन। लेकिन ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इवन देन टॉकिंग अबाउट आफिया सदीकी। वो कहते हैं कि दिस मे ऑफेंड अ लॉट ऑफ आवर अमेरिकन फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात ये बताता हूं आपको, हमारे तो जो पाकिस्तानी भाई हैं या सिर्फ IMF या लोन लेने आते हैं, वो कोई ऐसी बात अफोर्ड नहीं कर सकते जिसपे किसी स्टेट डिपार्टमेंट के या पेंटागन के बंदे को पसीना आ जाए। वो बिल्कुल बात ही नहीं करते। कहते भाईजान असीं मंगण आए हैं, अल्लाह दे नाम दे दिओ, सिर्फ अल्लाह दे नाम। कहते सिर्फ 2-4 बिलियन का सवाल है, बच्चे लंदन च भुखे बैठे ने, उन्हें ट्यूशन फीसा लेट ने, 2-4 बिलियन दो जन्नत लो तुसी। वो तो ये कहते, उनको क्या पता आपके सदीकी क्या है। सर आपने तो पाकिस्तानी सिटीजन बेचते रहे, आप बेचते रहे। मैं अगले दिन बल्कि आप सिटिंग विद सम ग्रुप ऑफ लॉयर्स, मैंने उनको कहा कि जो ये गुटानामा भाई आज भी खुला है और लोगों को 18 साल बाद रिहा किया जा रहा है जिन पे चार्जेस ही नहीं फाइल किया आज तक। और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं अगले दिन ग्रुप ऑफ सम लॉयर्स के साथ बैठा था, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि इनको चैलेंज क्यों नहीं अभी तक किया जा रहा। ये अमेरिकन सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहिए कि हाउ डेयर यू हैव सोल्ड योर सिटीजंस इन ऑन फॉरेन लैंड, और 18 साल बगैर किसी चार्जेस के वहां उन्होंने गुजारे हैं। आपको मैं ये याद कराना चाहता हूं, ब्रिटिश जो था एक पाकिस्तानी बंदा, हु वाज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, हु दे पिक्ड इट अप फ्रॉम अफगानिस्तान, उसने मिलियंस ऑफ पाउंड्स लिए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, मिलियंस।
लेकिन ये पाकिस्तान तो में साई वारस को नहीं ना, और यमनी जैसे जो बंदे आए थे उनका तो साई वारस को नहीं। लेकिन देश मेरे ख्याल में किसी जूरस को चैलेंज करना होगा फ्यूचर में, और लोग करेंगे, होगा। उसकी वजह यह है, मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती है, सबसे बड़ी ज्यादती, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि एक बंदे को जबरदस्ती उठा के उस किसी फॉरेन लैंड से ला के किसी पिंजरे में डाल दिया जाए 18 साल बगैर किसी चार्जेस के। बिल्कुल सही है। ही सेड शी सेड पे, ही सेड पे 18 साल। मैं यहाँ पे अमेरिका में जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स पे, एक सबसे बड़ा कहते हैं ड्यू प्रोसेस से सबसे बड़ी माय डे इन कोर्ट। उस बंदे का फंडामेंटल राइट है, चाहे गुनाहगार हो वो, उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करके चार्जेस बताना और उसको राइट देना टू डिफेंड एंड एक्सप्लेन, और दीज राइट्स वर नॉट गिवन। किस कानून के जरिए ये किया गया था, किस कानून? और मजे की बात है, आपके पाकिस्तानी यहाँ पे अफसरान आते रहे, मैं कईयों को पर्सनली जानता था, मुसलसल गुटानमो जाके तफ्तीशें कराते रहे अमेरिकन के साथ बैठ के, मैं जाके ट्रांसलेट करना। आई न्यू द पर्सन हु पास्ड अवे एज अ DIG, यूज्ड टू गो देयर एंड ट्रांसलेट, क्योंकि पैसा मिलता है, पैसा लेते हैं, पैसे भाईजान, हम पैसे से आगे चल ही नहीं सकते। हमारा प्रॉब्लम है फंडामेंटल्स, हम कहते नहीं पैसे। हमारी हर पॉलिसी पाकिस्तान की शुरू डॉलर से होती है, खत्म डॉलर पे होती है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने तो अब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है मोदी साहब को, खुदा का नाम है पैसे दें, रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान को पैसे दें और अपने रिलेशनशिप ठीक करें, आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, मैं गारंटी कर देता हूं। क्योंकि हमारा 76 साल में हमारा लुबे लबाब क्या है, पैसे से शुरू, पैसे पे खत्म। इनको कुछ दुबई में दे दो पैसे मोदी साहब, कुछ पैसे इनको लंदन में दे दो, थोड़े बहुत बचते हैं तो इधर अमेरिका में दे दो। ये सारे एजेंट बैठे हैं यहाँ पे, ये पैसे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना फॉरेन पॉलिसी है, ना डिफेंस पॉलिसी है, ना एजुकेशन पॉलिसी है, और ना ही फैमिली प्लानिंग है चीमा साहब। इनका कुछ भी नहीं। मैंने बताया था कि वो कहते हैं ना कि there's a light at the end of the tunnel। हमारी टनल पता नहीं बनी ऐसी डार्क की बनी 76 साल से, 76 साल से। साडी टनल ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੋਲ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। और अगे ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਬੰਗਲਾदेश ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ श्रीलंका ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ हल हो जाते होने। हमें तो पैसे चाहिए, हमारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं, बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं तो नहीं, वो बात हम कर रहे थे यही आफिया सिद्दीकी की, कि ये जो हम वो यूज करते हैं, ये मेटाफर के मुसलमानों की बहन और इस तरह की चीजें हम करते हैं, तो ना हमारा वो लेवल इतना लो है कि स्वाय गट रिएक्शन के और लोगों की वो एक हर्ट को बढ़ाने के और हमारे पास कोई हल नहीं है। हमने कभी सच को तस्लीम नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी माना नहीं है। और मैं नहीं जानता कि उस लेडी के एक्चुअल एलिगेशंस क्या हैं, लेकिन वो सारे मुसलमानों की बहन हो गई, और अगर वो टेररिस्ट है तो फिर सबकी बहनें टेररिस्ट होती हैं। मतलब इस किस्म की मंतिक से आदमी सोचता है तो आदमी बिल्कुल यू गेट टोटली डिसओरिएंटेटेड कि इनके सोचने का अंदाज क्या है। बात यही है कि दे डोंट थिंक बियॉन्ड देयर नोज। इनको जो एक तो पैसे की लालच होती है, दूसरा कि हमारा जो एक प्रेस्टिजियस स्टेटस है वो कायम रहे, पाकिस्तान जाए भाड़ में, यहाँ के लोग भूखों मरें, बच्चे पैदा करें, वो ठीक है, नौकर सस्ते में मिल जाएंगे। वो तो यूं सोचते हैं कि जितने गरीब होंगे, जितने ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होगी, वी कैन मेक देम वर्क फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। यानी वेजेस तो तब राइज करती है ना अगर वर्किंग क्लास की वो क्या कहते हैं वर्किंग हैंड्स कम हो। तो हमारे तो इतने हैंड्स हैं कि वो खुले रहते हैं हमेशा, उन्हें जो आप भीख उसमें डाल दे और जो चाहे उनसे करवा लें। तो ये पाकिस्तान का एटीट्यूड है। पाकिस्तान ने कभी मॉडर्न दौर में, तारड़ साहब तो आई थिंक इज वेरी काइंड, वो पिछले 100 साल की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ पिछले 900 साल से मुसलमानों की एक कंट्रीब्यूशन नहीं है। द लास्ट ग्रेट वर्क वाज बाय इन सोशियोलॉजी बाय इब्ने खुल्दून। उसके बाद मुझे एक बता दें, साइंस के अंदर, फलसफे के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी भी
इस किस्म के इल्म में मुसलमानों की कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हो? नॉट एट ऑल। क्योंकि ये वो देखे कहते हैं कि वहां से ये कौन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा तार साहब, मैं जो बात करना चाह रहा था कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये बच्चे पैदा करते हैं एंड देन मदरसों में भेज देते हैं। हमने 4 मदरसे जो बनाए, तार साहब आपको नहीं लगता कि हमारी रियासत कहीं बैठ के ये सोच रही होगी कि ये 40,000 मदरसे जो हैं हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? और हमने कोई अच्छी यूनिवर्सिटियां, सुना है कि 220 यूनिवर्सिटियां, 30 यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में, कहते हैं कि वैसे वो भी मदरसे ही हैं रिफाइंड किस्म के। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वो 40,000 मदरसों की बजाय हमने कुछ यूनिवर्सिटियां बनाई होती तो हम दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे होते, पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपको लगता है कि कहीं पर रियलाइजेशन है इस हवाले से पाकिस्तान के स्टेट ऑपरेटर्स में? डॉक्टर साहब, ये आपके पास भी आना है क्योंकि आपका ये कंसर्न टॉपिक है, यूनिवर्सिटीज एंड मदरसा। तार साहब आपसे पहले। चीमा साहब, जब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल पढ़ा हो, नंबर 1 तो ये उसने क्या एजुकेशन पॉलिसी बनानी, और ऐसा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जिसके अपने बच्चे लंदन पढ़ रहे हो, आप समझते हो पाकिस्तान की कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाएगा वो? और दूसरा, उसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको 2 ग्रुप बना के बताए थे बड़ी आसानी से कि ये ब्रिटिश एजेंट्स जो थे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, और उसके बाद हमारे लोअर मिडिल क्लास के CSS अफसर, ये पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहे ये। और ये इन दोनों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये कुछ करेंगे? बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटेंशनली आपके बच्चों को, आपकी ओवर पॉपुलेशन को उपरेस रखना चाहते हैं, ताकि इनके अपने बच्चे जो A लेवल O लेवल कर रहे हैं, जो लंदन ग्रेजुएट होकर वापस आते हैं, वो इनको मुसलसल मैनिपुलेट करते रहे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और मैं यहाँ पे मैं पिछला पॉइंट एक छोटा सा बताना चाहूंगा। पाकिस्तान पॉपुलेशन की हालत ये है, मदरसों के अलावा आपको वाहिद एक ऐसा पाकिस्तान मुल्क मिलेगा जहां आपको घरों में काम करने वाले बच्चे सिर्फ रोटी कपड़े पे मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वही मैं कहने वाला हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, और उसमें बात यह है चीमा साहब, दर हकीकत मैं जो सबसे ज्यादा जिस बात पे चीखता हूं कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, और वो नेशनलिज्म मैंने पाकिस्तान में 76 साल में ये देखा। 76 साल आपने बनाया ही शायद, पता नहीं, मैंने आपको कल भी कह रहा था कि शायद आपने गोश्त खाने के लिए मुल्क बनाया था, सिर्फ गोश्त खाने। बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट है। खुदा दी कसमें, मुझे अब यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि हमारे जब देखे ना, हम जिन घरों में पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास ये वो, तो गोश्त भी पकता था, लेकिन जब दाल बनती थी तो वो दाल होती थी और सब्जियां बनती थी जैसे होता है। अब उन्होंने दालों के अंदर भी गोश्त डाल देना शुरू कर दिया। पता नहीं व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पीपल। और डॉक्टर साहब आई एम सॉरी नाले दूजी गल जे गोश्त भी खोते का और जदा भी है लाहौर और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यानी गोश्त इन एवरीथिंग यू फाइंड गोश्त। तो मैंने वहां प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा यार खुदा दा खौफ करो, मुझे आई एम ऑर्डिनरी पर्सन, मुझे ये रोज गोश्त खाने से आई थिंक माई हेल्थ विल बी सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। आई डोंट वांट। मैनू तुसी सब्जियां दियो, पंजाब दियां सब्जियां दा ते जवाब ही नहीं, हर सीजन दी सब्जी हुंदी है, दैट्स व्हाट आई वांट। देन आई थिंक द मेन्यू चेंज एंड ऑल। ये हमारी मुझे लगता है कि हम भूख और नंग से जो है ना जेन की, उससे हम पूरे नहीं हुए। उसमें डॉक्टर साहब एक छोटा एग्जांपल दे दूं, अभी ताड़र साहब ने एग्जाम दिया है CSS के अफसर्स का। मैंने वहां पे सिविल सर्विस एकेडमी में जाके तकरीर की 2 घंटे 30 मिनट। जो उनके डायरेक्टर जनरल थे उमर रसूल साहब, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फ्री हैं, जो चाहें आप बताएं। मैंने ऑनेस्टली वहां पे जो मैं आपसे बातें करता हूं, जो वीडियोस में करता हूं, की लोगों ने सुनी, क्वेश्चन आंसर बड़े जबरदस्त हुए। बाद में पता लगा कि उमर रसूल साहब ने बड़ा एक किया हुआ था कि सारे प्रोबेशनर्स को जाके गरीब इलाकों में रहो, आम वो क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओ, ट्राई टू कल्टीवेट द कल्चर ऑफ द कॉमन मैसेज, ताकि जब आपको पोस्ट किया जाए तो आप इनकी खिदमत करने के जज्बे से आए। यू आर देयर टू डिलीवर। और वो उसमें मैंने फ्राइडे टाइम्स में एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल भी लिखा, पता नहीं मैंने आप दोनों को भेजा या नहीं, पढ़ा आपने? मैं पढ़ा। अब खबर आई है कि उमर रसूल साहब को ट्रांसफर कर दिया। कैन यू बिलीव इट?
कि एक बंदा जो रिफॉर्म करना चाह रहा है और पाकिस्तान की खिदमत के लिए वो अफसर तैयार करना चाह रहा है, वो उनको ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो पाकिस्तान में कहीं भी कोई किरण नहीं है रोशनी की। वो टनल वाली बात है, मैंने तो पता नहीं टनल इज द राइट वर्ड फॉर देम। वो तो एक अनएंडिंग डार्क पैसेज है दे बढ़ते जाते ने ते तुनी जाते ने अपने आप ਨੂੰ। मैं तो आई डोंट कॉल दैट अ टनल। टनल ऑलवेज हैज एन एग्जिट होता है ना किसी टनल का, ऐसा तो है ही नहीं कोई। मेरा एक क्वेश्चन सीएसएस अफसरों के हवाले से ये है जी, इस वक्त आपके मेजॉरिटी ऑफ द सीएसएस अफसर दे आर डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स। हाँ ये देखो यार, इज इट फेयर विद पाकिस्तान टू हैव ये ऑल द फेलियर है। एमबीबीएस और उस जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, जिनकी एक ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि रट्टा किस तरह लगाना है एनाटॉमी और बायोलॉजी की किताबों को इम्तिहान पास करना है, और इसी फिलॉसफी के जरिए वो सीएसएस इम्तिहान पास करते हैं, फिर खोल के खाते दिखाते थे, खोल के। और मैंने पूछा, मैंने कहा यार जब हम बचपन में थे तो हमारे इलाके में सबसे ज्यादा इज्जत डॉक्टर साहब की होती थी। डॉक्टर नजीर चौधरी नजीर साहब थे, वो सब खड़े होकर उनको सलाम करते थे, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू व्हेन यू वर इन पेन। ये वाला जज्बा था। हाँ जी, कि सबसे नेक आदमी वो है जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। आज के डॉक्टर जो हैं ये सीएसपी अफसर बनते हैं। मैंने कहा है ये पाकिस्तान के साथ दगा है यार। एक गरीब मुल्क आपके पास पता नहीं कितने मिलियन रुपए इन्वेस्ट करके आपको डॉक्टर बनाता है, आप जाके सीएसएस का इम्तिहान दे देते हैं। इफ आई वर द रूलर ऑफ पाकिस्तान आई वुड से कि जो भी डॉक्टर बनता है और ये दे मस्ट सर्व द स्टेट ऑफ पाकिस्तान फॉर 10 years and then they can go and do something else। वरना डॉक्टर की एजुकेशन ही ना वो लें, कुछ और करें शुरू से। अच्छा, मैं एक और भी मेरा ये जी। एक रिफॉर्म है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी तो कुछ होनी चाहिए ना, कैरेट एंड स्टिक की, कि फॉर एवरी 2 children स्टेट की तरफ से 1,500 रुपया पर चाइल्ड आपको हर महीने में मिलेगा। जब और तीसरा बच्चा करेंगे तो उसका कोई नहीं मिलेगा, और अगर आप चौथा बच्चा पैदा करेंगे तो जो आपको हेल्थ वो मिल है वो भी विड्रॉ कर लेंगे। आई टेल यू इससे बड़ा फर्क पड़ेगा कि इफ एवरीबॉडी गेट्स। इस तरह की पॉलिसीज मौजूद हैं, इस तरह की पॉलिसीज मौजूद हैं और फंड भी लिए जाते हैं, तो ये करते क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब वो लंदन आ जाते हैं सारे फंड। तो ये बताएं ना मुझे, अगले दिन क्वेश्चन हुआ यार कि आटे के लिए लाइनें लग रही हैं इतनी लंबी चौड़ी, बेंजीन स्कीम थी, अकाउंटों में पैसे चले जाते थे, वो दे लो, वो क्यों नहीं हो रहे? भाई करते हैं, सारे कागजों में सब कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब। हर कुछ जो आप बता रहे हैं ये मौजूद है, ये पहले है, लेकिन जो दरमियान में अमल कोई नहीं है। हमारे बच्चे जो लंदन में जिनकी ट्यूशन फीसें जानी है, देखे ना, हर 18वें ग्रेड का बंदा है, हर 18वें ग्रेड का अफसर है, उसके बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जरा ठीक है, मुझे क्लैरिफाई करें, आप पाकिस्तान में 18 ग्रेड के अफसर हैं, आपके 2 बच्चे लंदन में इंटरनेशनल ट्यूशन दे रहे हैं वहां पे, आप उनको पैसे कितना भेजेंगे? आप लोगों के अकाउंटों में पैसे भेजेंगे, उनके अकाउंटों में पैसे भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ इस किस्म का फ्रॉड तो होगा ना। फैशन है, रवाज है, बिल्कुल रवाज है। कोई सीएसएस अफसर बता दें जिसका 18वें ग्रेड का जिसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे, कोई फौजी तकड़ा दस दो ब्रिगेडियर तो होते, कर्नल तो होते जिसके बच्चे ना पढ़ रहे हो, सब पता है। डॉक्टर साहब ये जिस कौम की बात कर रहे हैं वो आपसे, मेरे से और चीमा साहब से ज्यादा सियाने हैं, क्योंकि वहां वो 2 नंबरी पीएचडी ने सारे दिया, मनी लॉन्ड्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਤੌਬਾ ਯਾਰ, ਤੌਬਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 25 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਉਹ ਨੱਕ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਲਗਾ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चीमा साहब जी, तो फिर डॉक्टर साहब बात तो ये हुई, और तारड़ साहब बात तो फिर नतीजा तो ये निकला कि हर बंदा एलीट का हिस्सा बनना चाहता है। बिल्कुल एलीट, और वो भी फाइनेंशियल एलीट, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाहता है, कोई लिटरेरी तौर पे क्यों नहीं होना चाहता। तारड़ साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, डॉक्टर साहब उसको मैं रेफरेंस देता हूँ और फिर मैं ये बात आप करता हूँ। तारड़ साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे प्रोफेसर हो उसे कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा, लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक एसएचओ
तो हर बंदा चाहेगा कि मैं इसको अपनी बेटी का रिश्ता दूं। सो यहाँ पे डीजनरेशन है माशरे, ये डीजनरेशन है, ये बिल्कुल डीजनरेशन है। गाना ये हो कि घोड़ा थले ते मोढ़े ते दुनाली ते पैरां च थानेदार रोलदा, डीसी भी उन्हें सलूट मारदा, ये गाने आपके, ये गाने हैं। तो जिस कौम के ये गाने हैं कि मेरा मकसद घोड़े ते मोढ़े ते दुनाली है ते डीसी भी उन्हें सलूट पे मारदा ते थानेदार पैरां च रोल ले है, तो मतलब देखिए क्या विजुअलाइज करते हैं, क्या सोचते क्या है, किस इन्होंने इनकी फिल्मों का भी देखे, इन्होंने जो एपिक फिल्म अपनी तरफ से बनाई है वो मौला जट है, यानी कि लड़ाई मार कुटाई वाली बात को इन्होंने हेरोइज्म बना दिया। डॉक्टर साहब देखो ना, सुप्रीम कोर्ट साडा चीफ जस्टिस भी तो मौला जट ही बनया पिया ना, सोटे डांगा लेके निकल आया। लो देखो, हाँ, तौबा तौबा। देखे ना फिर मुराद जिस कौम पे वो कहते हैं ना, कलामे साडे वो डॉक्टर इकबाल साहब सन, उनका शेर मैं भूल ही, उन्हें कलामे नरमो नाज़िक बेअसर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। जिस कौम पे जाके कोलंबिया की बैचलर डिग्री और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लॉ डिग्री फेल हो जाए, खत्म हो जाए, ऑक्सफोर्ड खत्म हो जाए, खत्म हो गया ऑक्सफोर्ड, अमीरुल मोमिनीन बन गया है, वो कहना मजहबी टच दो, अमर बिल मारूफ क्या हो, और क्योंकि टीएलपी के वोट नजर आ गए सन, उन्हें क्या मार होए, रिजवी साहब व्हील चेयर ते चढ़ के उल्टा पा के, मैं लत्तां ठीक ठाक न मेरियां पाइए। फिर अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें क्या होए इत्थे जेड़ा बंदा, मैं उन्हें कहा जनरल टिकट मैं ही देंगा, आज वो पीटीआई विच। चलो तो देखे ना, जिस ऑक्सफोर्ड जिस कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सका, कैम्ब्रिज फेल होने लगी, हार्वर्ड खत्म हो गई, पीएचडी इथों लैके जाते हैं लुट मारते और झूठ भी बड़ा लिखते हैं। मैंने दी रिसर्च कोई ऐसे नहीं जिससे दुनिया कोई फख्र कर सके। इस वक्त क्या हो रहा है, वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, उसने कहा जुडिशियल मार्शल है, जुडिशियल मार्शल। एक चीफ जस्टिस का क्या काम है कि इलेक्शन का स्केड्यूल दे। उनका पिछला फैसला था तीसरे पेज के ऊपर स्केड्यूल था इलेक्शन कमीशन के, 51,744 केसेस हैं, उनको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ एक केस पे फैसले हो रहे, सिर्फ एक केस। चलो, और लेकिन उसमें मेरा कोई अच्छा होता है ना, मैं एक परेशान इस बात पे होता हूँ, डॉक्टर साहब को काउंटर प्लान हो, कोई एम्बैरसमेंट हो, जो अमीरुल मोमिनीन है वो कहते हैं जी इनके पास तो प्लान को नहीं, मेरे पास प्लान है, कहते मैं डॉक्टर फाड़ के लाया अमरीका, कहते अमरीका डॉक्टर बैठे ने, मैंने पता उन्होंने को पैसे है, कहते क्योंकि वो शौकत खाना मैं जिस टाइम जाता सन घर रोटियां पकाते सन, उन्होंने घर भांडे भूंडे बड़े ठीक ठाक सन, कहता उन्होंने फड़ के लावांगा, वो पाकिस्तान च आके बच्चे देंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। ये अच्छा तरीका है जी कि वो जो डॉक्टर हैं, आधे तो लोग पढ़ने चले गए और आधे जो तारड़ साहब के बकौल वो जो डंकियां लगा के मोटरसाइकिलों पे पैदल सड़क क्रॉस, इधर से ईरान से तुर्की से यूरोप पहुंच गए। अब उनको कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है, मुझे किसी ने बताया कि एक बिलियनियर आई थिंक लैटविया के लिथुआनिया का, वो तारड़ साहब उसने वो इमरान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहा है। कोई घूमन साहब है, किसी ने मुझे आज मेरे से शेयर किया। आप इमेजिन करें जो बिलियनियर है वो, उनका दिल करता है हम बाहर जाके वहां पे वो कर रहे हो। सो ये मेरा ख्याल है ये व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसकी तो कुछ सेंसिटाइज ही नहीं है। और जिस तरह हमारे शहर जो है वो डिस्प्रोपोर्शनली एक्सपैंड कर गए हैं, जो मैसिव अर्बनाइजेशन है, लाहौर दा ते सत्यानाश हो गया है। लाहौर दा सत्यानाश हो गया। एक बात आपको बताना ये चाह रहा था कि पॉपुलेशन की वजह से आपके मसाइल, सबसे बड़ा क्या मसला होगा आपके इस वक्त, एक मेजर पॉपुलेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला सर, नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा आपकी पॉपुलेशन का इशू होगा सैनिटेशन का, बिल्कुल सही है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन, पहले जो आपके नहीं है उसका आप क्या करेंगे। फिर चौथा प्रॉब्लम सबसे बड़ा, जितनी पॉपुलेशन होगी भूख पवेगी, जुर्म बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। मेरा मकसद, यू आर ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी दी थी। अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपकी इन्फ्लेशन, आपकी करप्शन और सारे के हालात ये हैं, आप इस वक्त श्रीलंका और अफगानिस्तान से ऊपर है इन्फ्लेशन, यानी करप्शन में भी और हर चीज में। देखे ना इन्फ्लेशन आपकी, आज मैं आपको आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 10 रुपए पर लीटर बढ़ गया आपका पेट्रोल, आज बढ़ गया। आपको पाकिस्तान के अंदर 1 लीटर $1 का मिल रहा है। तो अब इसके बाद एक नया फ्लो आना है महंगाई का,
जखीरा अंदोज तो 27वें रोजे पहुंच गए ना मदीना, वो तो चले जाएंगे, वो अपनी दिहाड़ी ला गए, अपने महीना ला गए। वही ना, हाँ। जखीरा अंदोज, क्योंकि जो 150 रुपए का केला था वो रमजान में 600 रुपए का बिका है, तो उन्होंने दिहाड़ी लगाई है। और बड़े फख्र से मेरे वो दोस्त कहते हैं तार साहब हमने इस महीने में 11 महीने के पैसे कमाने, उन्होंने कमा लिए, बना लिए अपने, और वो चले गए 27वें रोजे पे। कईयों ने जाके वहां इत्काफ करना है, अशरा वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है ना हमारा, कि जो मदरसे, चीमा साहब आप बात कर रहे थे, मैं फिर अफसोस के साथ कहूंगा, वो मदरसे सिर्फ हॉस्टल्स हैं। उन मदरसों में हमारे मौलवी भाईजान जो है नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। वो अपनी कौम 40,000 मदरसे ये नहीं कर सकी कि मस्जिदों से चोरियां, पंखे चोरी नहीं करने। वो ये नहीं सिखा सके कि मस्जिदों के अंदर बम नहीं मारने या शूटिंग फायरिंग नहीं करनी। वो 40,000 मदरसे सिर्फ कारोबारी हैं, उनके अंदर कारोबार सिखाया जाता है, जो कि हमने इस्लाम को कारोबार बना रखा है। और यही है। देखिए, मैं जिस तरह बता रहा था कि जब आर्मी चीफ की सिलेक्शन के लिए भी शिया सुन्नी होना, क्लैरिफाई करना हो, ये आपका दिस इज योर कहते हैं सेट ऑफ माइंड, दिस इज योर माइंड सेट है कि आपने इस्लाम के साथ क्या खिलवाड़ डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। जी जी। असल में चैलेंज ये है कि ताड़ साहब जो बात कर रहे हैं कि जितने ये कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, मैं क्योंकि ताड़ साहब इस्लामाबाद में हूँ, आप भी यहाँ पे रहते रहे हैं, कराची लाहौर में डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि सारे जो एडजेसेंट छोटे छोटे शहर थे वो और गाँव थे, वहाँ लोग उस शहरों में आ गए हैं, वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है, वहाँ पे क्राइम बढ़ गए हैं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो यहाँ पे स्लम्स बन रही हैं। जिस तरह हम सुनते हैं जी कि दुनिया में किसी अंडर डेवलप मुल्क में स्लम्स हैं, और वो, और जो आप बात कर रहे थे कि सैनिटाइजेशन ना होने की वजह से हेल्थ क्राइसिस है, तो और हम चीज़ों में घुसते जा रहे हैं। सो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और बड़े कम लोग पॉपुलेशन के, जो ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन और ज़्यादा आबादी होने पे बोलते नहीं। मैं यहाँ पे बात कंक्लूड करूँगा कि मुझे सीनियर सफारतकार ने एक दफ़ा बताया कि हमने पाकिस्तान के टॉप लेवल के एक शख्स से बात की आबादी के वाले, कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं कि वो इतने इनसेंसिटिव थे इस चीज़ के बारे में। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, ये तो कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा, ये हम देख लेंगे इसको, ये बड़ा मसला नहीं, हमारा बड़ा मसला जो है वो कुछ और है, इकोनॉमी है, कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है हमारा कश्मीर है। तार साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात खासकर जो मुझे बादर समझा है, जो मुझे खासकर इसी हवाले से, हमारी पॉपुलेशन से, हमारे ये रेडिकल व्यूज के बारे में के हवाले से मैं थोड़ी सी बात ये करना चाह रहा था कि कुरान हमारी किताब है। कुरान किरत इकरा, जिसका पहला लफ्ज इकरा है कि पढ़ो लिखो, वो सारे ने पढ़ना, सारे ने पढ़, जिन्हें पता ही नहीं कि तालीम क्या चीज है। और उसके बाद मैं, और दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा था कि देखें, 5 दफा वजू करना दिन के अंदर, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ इस्लाम के अंदर है। 5 दफा आपने सफाई का ख्याल रखना है, 5 दफा। और कहते हैं सफाई निसब ईमान है। कोई आप इस्लामिक कंट्री बता दें जो ट्रैश इस वगैरह रूढ़ी ना बनाया पे हो, मुझे ये बताएं सफाई के हालात पाकिस्तान के अंदर क्या है। ताड़ा साहब एक बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये 5 वक्त की नमाज और ये सारा इज अ वेरी गुड एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग एंड डूइंग योर वर्क एट ऑफिस। मैंने देखा है लोग जाते हैं नमाज पढ़ने तो वापस ही नहीं आते, और वहां के अपने लोग, हाँ अपने जो हैं वो कहते हैं कि यार हम कुछ कह नहीं सकते, दे जस्ट नहीं उसमें मेरे तो अक्सर यहाँ दोस्त कहते थे, खासकर मैं आया यहाँ पे, और लेकिन मैंने उसका तरीका देखा है। वो लोग ये अमेरिका में खासकर ये कहते थे यार कि ये तुम्हारा ये जिस तरह तुम करते हो ये सब फुल टाइम जॉब, ये क्योंकि आपने दिन में 5 ब्रेकें लेनी हो घंटे घंटे की, तो फुल टाइम जॉब है। लेकिन मैंने लोग देखे जिनको नमाज से वो अपना काम खत्म करके आके घर में अपनी मस्जिद सारी नमाजें अदा करते हैं, कज़ा पढ़ते हैं। वो करें तो ठीक है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान में तो जब महल जोहर की शायद नमाज होती है दोपहर वाली या कब, उसके बाद कोई दफ्तर में आता ही नहीं है। नाले उसमें खाड़े दियां नमाज़ां ते कोयड़ियां टकरां एवें, मेरा मकसद है गल करना ये सौदे जे दिलां दे ते दिल सारे साडे असि बाहरों सारे मुसलमान दिल सारे काले की करिए। जो भी है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सौदे दिलां देने। और वैसे एक और गल है, एक गल भी कर लवां मुझे गुस्ताखी ना होए। जी जी। अरबां नूं ते कोई अरबी समझ आंदी है ना, वो क्यों नहीं अकल ते आंदे अपना कुरान दे इलम दे वजह नाल। मेरे ख्याल नाल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਥਿਕਸ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
नाले खास कर डॉक्टर साहब उसका जवाब ये है, आप अरबों का कहते हैं कि वो कुरान और अरबी जानते हैं, लेकिन देखे ना इतनी तादाद में पैगंबर भी तो वही आए। और मैसेज ये है कि जिस कौम में ज्यादा किताबियां होगी वहां किताबें और पैगंबर उतारे जाएंगे। प्रोफेसीज तो यही कहती है ना। वो जो भी चले इस पे कभी बात करेंगे, कोई साढ़े ब्लास्फेमी दा केस ना ना बात चुप कर वो हम तो बड़े वो हैं कि वो हमारे ऊपर तो है कि जी ये तो इन्होंने तो किसी को देखा भी नहीं और ये ईमान ले आए हैं। तो ये बात जो उधर जो आए हैं पैगंबर आए हैं अंबिया आए हैं वो सारी बात है, दैट इज अनदर, फिर किसी दिन उस पर बात करें। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक लेडी बेचारी ने कदी डिक्लेयर करती अपनी नबूवत तो उससे वक्त पे याद है तो मैं उससे वीडियो बनाना है कि यार शी मस्ट बी मेंटली बेचारी डिस्टर्ब्ड, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਹਿਊਮਨ ਅਪਰੋਚ ਔਨ ਦਿਸ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮੌਬ ਭੇਜ ਕੇ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ये वो। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਦਿਸ, ਜਸਟ ਔਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨੂਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ वहशत तो अगे बन के पागलपना भी तो हो सकता है ना, और वो हो चुके हैं इंडिविजुअली। बस इसमें यही है कि मेरा ख्याल है कि आपने सही कहा कि अगर वो कोई पागल है या उस तरह तो उसको देखा जाए प्रॉपर्ली, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वरना कौन ये अफोर्ड कर सकता है आज के दौर में कहना और ये तो बिल्कुल इसको हर लिहाज से ये बात गलत है जो उसने की है, लेकिन ये जो कही है उसको चेक होना चाहिए, देखा जाना चाहिए। बहरहाल हाँ जी, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद साहब एंड साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर एंड वेरी लर्निंग टॉकिंग विद यू सर। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।